गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। कल का भैया होमवर्क बना क्या? बहुत बढ़िया। चलिए क्लास नोट्स लिखें। सबसे पहले नोट लगाएं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। बताइए क्या होता है? माइनस डेल यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल यू। तो छुट्टी भी देगी बेटा 2-3 दिन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। और एक और मैंने आपको सिखाया था, वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस डेल यू। याद आया? आज इसी पर मेहनत करनी है पूरे 1.5 घंटे। आज पूरा लेक्चर इसी पर मेहनत करेंगे। वर्क डन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू और वर्क डन बाय एक्सटर्नल या वर्क डन बाय अस डे प्लस डेल्टा यू। चलिए हेड डालिए। हाँ क्या शुरू करूं? चलो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो सभी को याद है, रटा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट 9th क्लास से, mgh वही है। 2 मिनट और अच्छे से समझ लें, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर हमें यही सीखना है और फिर से 12-15 सवाल और आ जाएंगे। तो आराम से खुश मन से देखिए, 10-15 मिनट में बातें आ जाएंगी और फिर 1 घंटा उसमें क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। ये सप्ताह क्रूशियल है, रोज 15 सवाल का प्रॉमिस करना है ताकि हम शनिवार तक चैप्टर को बहुत अच्छे से खत्म कर सकें और फिर हम नए चैप्टर पे आ जाएंगे, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन। ठीक है, तो अच्छे से समझना। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले यहां था और इसको मैं ए से कहां ले गया? बी ले गया, ए से बी। तो बताइए mg कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? ऊपर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। कंजर्वेटिव का वर्क डन, mg कहां? नीचे। h कहां? माइनस mgh। मेरे हिसाब से 10-11 लेक्चर हो चुके हैं, ये बात आनी चाहिए। mg नीचे और h ऊपर है, माइनस mgh। डेल्टा यू को खोलिए, u फाइनल माइनस u। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल सामान्यतः अर्थ को रेफरेंस लेवल माना जाता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? 0। तो बताइए माइनस mgh, u फाइनल तो हमें फाइंड करनी है, u इनिशियल 0, माइनस से माइनस कट गया और u आपको रटा हुआ है mgh। तो इसमें 2 बातें काम की हैं। mgs तो 9th क्लास वाले बच्चे को भी आता है, फिर हम कोटा में बैठ कर रूम नंबर 506 में भी वही पढ़ रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? कुछ खास बातें आपको और आनी चाहिए उस 9th वाले बच्चे से अलग। पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस क्वांटिटी है, ये mgs तभी बोला जाएगा जब जमीन को क्या माना जाएगा? रेफरेंस लेवल। और आज एक नया शब्द सीखो, ये ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये वास्तव में ब्लॉक प्लस अर्थ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। जरा कोशिश करो, अर्थ को यहां से एक बार हटा दो। अगर अर्थ हटा दोगे ना, ये mg लाया कौन है? अर्थ ही तो लगा रही है। इस अर्थ के mg के अगेंस्ट ही तो आप वर्क कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश करिए। तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? सिस्टम की। यहाँ सिस्टम कौन है? ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ
सिस्टम है। वो ठीक है, सामान्यतः भाषा में मैं भी यही बोलूंगा अभी 10 मिनट बाद, ब्लॉक की एनर्जी। पर अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वास्तव में ये ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम है। आप देखिए ना, अगर अर्थ का प्रभाव हटा दोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा ना भाई। अर्थ का कहाँ रोल छुपा हुआ बताओ? अर्थ छुपा हुआ है छोटे जीव में, ये अर्थ ही तो लगा रहा है एमजी। अगर अर्थ नहीं होता तो इस एमजी का तो काम ही नहीं आता, तो आप किसके अगेंस्ट काम करते? क्या बात सही है? तो पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? रेफरेंस क्वांटिटी, तो हमेशा एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा। और लिखो अरे भगवान, अरे पानी भिजवाना, थोड़ा गरम भिजवाना, गरम पानी, पानी गरम। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी की किसकी है ये वास्तव में? सिस्टम, ब्लॉक प्लस अर्थ। रेफरेंस लेवल मानना जरूरी है। मैं आपको बोलता हूं, इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। वाक्य सही है गलत है? आंसर गलत है। सर 10 जूल कब? जब कोई रेफरेंस होगा। कोई छत मान लेगा तो -10 हो जाएगा, कोई रेफरेंस यही मान लेगा तो 0 हो जाएगा। पहले भी सिखाई थी बात। भाई ये तो ऑब्जेक्ट की है, काम खतरनाक हो जाएगा अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आशीष सर, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है मंगलवार के दिन? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, पानी की बोतल, डिस्क, स्फीयर, रिंग, रॉड, चैन, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? भाई इसमें दिक्कत है ना, वहां तो एक पार्टिकल था, तो आपने तो उसकी क्या ले ली? ऊंचाई। यहाँ किसकी ऊंचाई लोगे? इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी 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 अलग है। तो ऐसे केस में किसकी ऊंचाई लेते हैं? सेंटर ऑफ मास की। कितना शुरू करिए। तो अगला चैप्टर यही है वैसे, सेंटर ऑफ मास। पर 11वीं 12वीं की समझ से हम ये बोल सकते हैं, पूरी बॉडी को आप रिप्लेस कर सकते हो और उसका सारा मास कहाँ मान सकते हो? एक ऐसी पॉइंट पर, और उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये 3 पॉइंट क्या लगा है? 3 लाइन है, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट। पूरी बॉडी को हटाया और पूरा मास कहाँ रख दिया? सेंटर ऑफ मास पे। पूरा एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास जो हमारा अगला आएगा। पर अपनी समझदारी इतनी है कि हम बोल सकते हैं हाँ सर, जैसे यूनिफॉर्म रॉड है तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2 पर। इतनी समझ से हमारा काम चल जाएगा। बाकी तो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, रिंग का, डिस्क का, कटी हुई डिस्क का, 2 ऑब्जेक्ट का, 4 ऑब्जेक्ट का, वो पढ़ेंगे। पर अभी इतनी समझदारी से काम चल जाएगा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो बताओ क्या लिखी जाएगी? U बराबर mgh, h नहीं, s सेंटर ऑफ मास। तो जल्दी से लिखें, 1 मिनट दोनों को रिवाइज करें। हाँ सर, mgh हमें ऑलरेडी क्लास में आए थे, उससे पहले ही याद था। बिल्कुल मैं मानता हूं आपको याद है। कुछ पॉइंट्स इसमें और जोड़ लीजिए। mgh बोलते समय हमेशा एक रेफरेंस लेवल को जरूर परिभाषित करिए। ये बातें एड ऑन है, और चीजें से एनरिच होती है हमारी, ब्लॉक की नहीं होती। वास्तव में ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम होती है। इन केस ऑफ पार्टिकल आप mgh लगाते हो, बट इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक चेन, लाइक रॉड, लाइक रोप, डिस्क, ऑब्जेक्ट, इनके लिए क्या लगाना चाहते हैं? MgHCOM। SCOM क्या है?
सेंटर ऑफ मास की हाइट। क्लियर है? चलो, तो मेरे हिसाब से स्प्रिंग ये ऑब्जेक्ट ही आपको लिखने आ गई। कैसे इस पे सवाल आता है नेक्स्ट कर दूं क्या? जल्दी आए। पहले 2 स्लाइड में हम ज्यादा समय देते हैं, अभी सुबह सुबह थोड़ा वार्म अप होना चाहिए ना, वार्म अप हो जाता है तो फिर तेज तेज लिखा जाता है। पहले एकदम एकदम तेज थोड़ी ना स्पीड आएगी। चलिए, एक छोटा सवाल लिखिए। मेरे पास एक ब्लॉक है, ये पहले ऐसा था, अब इसको ऐसा कर देना है। बहुत रियल एग्जांपल देखिए, पानी की बोतल है, ये पहले इस तरह से है और इसको इसको खड़ा कर देना ऐसा सीधा, तो अपने आप हो जाएगी या आपको वर्क करना पड़ेगा? वही वर्क पूछा है, वही वर्क पूछा है। वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस। बहुत तसल्ली से करिएगा, 2-3 क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद फ्लो बन जाता है, फिर अपने आप सवाल आगे आगे बनते जाते हैं। पहले एक बार थॉट प्रोसेस लाओ कि वर्क क्यों करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? अगेंस्ट ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय अस आज पूरे लेक्चर में कम से कम 20 बार बोलना पड़ेगा। वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। तो सीधा है सर, डेल्टा यू के लिए मुझे यू आई चाहिए, यू एफ चाहिए, फिर मैं दोनों को घटा दूंगा। सॉल्यूशन क्यों छाप रहे हो? दिमाग से बात करो ना, उसको थोड़े सोचने के लिए मजबूर करो ना। सॉल्यूशन थोड़ा छापना है। बोलो ना 5 बार, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू को कैसे खोलेंगे? फाइनल माइनस, तो कितनी वैल्यू चाहिए? 2, खत्म बात। इस तरह की सोच लाओ ना कि यार मुझे वर्क डन बाय अस चाहिए, 20 बार फॉर्मूला बोल लो 8:15 तक, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू को कैसे खोलेगा? यू फाइनल माइनस, खत्म। अब यू इनिशियल कैसे निकालना फाइनल, वो देखो, ये स्थिति है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? कोशिश करो, सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? कोशिश करो। ये 10 है तो क्या 5 पे नहीं आएगा? 5 पे नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास? हो गया। अब बता इसकी पोटेंशियल एनर्जी, आराम से पहले रटा हुआ लिख, एम जी एच। 5 समझ में आ गया? टोटल 10 है, जैसे ये रॉड है, ये 10 सेंटीमीटर की होती तो इसका सेंटर मास कहां होता? 5 पे होता। अब मास कितना? 2, जी 10, 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करो तो 5 दूना 10, 10 10 100, 100 से 1 जूल आएगा। यू इनिशियल 1 जूल। बोलो आया? यू फाइनल बताओ, बताओ सेंटर मास कहां होगा? यहां होगा क्या? 40 है, 40 का आधा 20, SCOM। तो यू फाइनल mg SCOM, तो m 2, g SCOM, तो 104। तो वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, यूएफ माइनस यूआई, यूएफ 4, यूआई 1, 3 जूल। बोले तो सीधा फंडा है, वर्क डन बाय अस। आज 8:15 तक यही बोलना है, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। आज आप समझोगे अच्छा सर, तो फिर तो सवाल कहां अटक गया? यू निकालने का ही तो सवाल बन गया।
अगर तूने यू निकालना सीख लिया आज तो सवाल होते जाएंगे। यू आई निकाल लो, यू एफ निकाल लो, फिर वर्क डन बराबर क्या, डेल्टा यू। यू आई निकाल लो, यू एफ निकाल लो, वर्क डन बस डेल्टा यू। तो अल्टीमेटली अब सवाल किसका बन गया, यू निकालने का बन गया। यू आप अच्छे से निकालना सीख गए तो प्रश्न हो जाए। अगला लिखो। एक क्यूबिकल कंटेनर है, पहले सारा पानी जमीन पे था, अब इस पानी को क्यूबिकल कंटेनर में क्या करना है, भरना है। क्यूबिकल कंटेनर में भरना है। तो आपसे पूछा गया क्यूबिकल कंटेनर को भरने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सर वर्क क्यों करना पड़ेगा, नल शुरू कर देंगे सर, अपने आप भर जाएगा, और भर जाएगा फिर बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये तो आपने एक जनरल मजाक वाली बात कह दी। पर आप लॉजिकली समझिए हम वर्क क्यों कर रहे हैं, जरा देखिए। जैसे इससे आपको कितना अच्छा समझ में आया, ये बोतल ऐसी थी और इसको ऐसे कर दिया, आपको वर्क करना पड़ा। इसके पीछे के विज्ञान में देखो, आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी, अब शब्द थोड़े कठिन हो रहे हैं, दिमाग को समझ जाओ। पहले पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है तो वर्क करना पड़ता है। थोड़ा रिलेट करो, दिमाग के तार झंझनाओ, मजा आएगा। जैसे ये कुर्सी है, इस कुर्सी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है तो वी हैव टू डू वर्क। जैसे ये बोतल है, अभी इसका सेंट्रोमास इधर है, इधर सेंट्रोमास है, जब आप इसको खड़ा कर दोगे तो सेंट्रोमास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले की तुलना में बढ़ गई। वी हैव टू डू वर्क, वी हैव टू डू वर्क। क्यूबिकल कंटेनर में क्यों करना पड़ेगा, पहले पानी जमीन पर है पूरा, तो बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब पानी क्यूबिकल कंटेनर में आ जाएगा तो उसका सेंटर मास थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। वी हैव टू डू सम वर्क। यहाँ ये वाला एंगल लाओ ना, अरे हाँ यार पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है तो हमें तो वर्क करना ही पड़ेगा। अब आपको सवाल की फील आएगी, पहले पानी जमीन पे था तो बता अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, पूरा जमीन पर है। अब इस पानी को क्या करना है, क्यूबिकल कंटेनर में भरना है। अब आपसे पूछा गया है बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा, खुद करेंगे सोचें, एक जगह फंसेंगे, वो बता देंगे। सोचिए, मैं तो बस ये, आज मैं तो ये जानता हूं 8-15 तक, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। मुझे तो 25 बार आपको लिखवाना है, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। तो सर आप तो मुझे यू आई यू एफ लिखना सिखा दो, बस वो ही सिखाना है मुझे आज, और कुछ मुझे सिखाना ही नहीं है। अब तो यू एफ नहीं लिख पा रहा, यू आई तो बताओ कितना है, यू आई बताओ। यू आई, बेटा यू आई 0, पानी जमीन पर। अब जब कंटेनर में आ गया तो क्या सेंट्रोमास इधर आ गया, बता अगर साइड 2 मीटर है तो सेंट्रोमास, अरे बताओ सेंट्रोमास, तो एससीओ में आ गया 1 मीटर। अब यू का फॉर्मूला mgh, कहां फंसी गाड़ी, मास पर। वही तो हर सवाल में थोड़ा तो नया सीखना पड़ेगा, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी इनटू एससीओएम। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, नवी कक्षा 8वीं कक्षा, साइट का क्यूब इनटू डेंसिटी इनटू जी इनटू एससीओएम।
बस थोड़ा सा m निकालने में बात करनी थी। m को खोलना पड़ेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। साइड कितना, 2 का क्यूब, डेंसिटी 1000, g 10, सेंटर ऑफ मास 1, 2 का क्यूब 8, 80, 80,000। देखो तो वर्क डन बाय अस यूएफ माइनस यूआई, 80,000 माइनस 0। बोलिए, क्लियर है? अगला करें। अब बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अपने पास 4-5 किताबें आपने पढ़ी, नोट्स फैला लिए, अपने नोट्स, मॉड्यूल, क्लास नोट्स, रजिस्टर। अब पहले जमीन पे टेबल पे बिखरे हुए थे इस तरह के। अब आपको क्या करना था, इसको एक के ऊपर एक जमाना है। सोचिए, पहले मुझे बताइए वर्क क्यों करना पड़ेगा? अब थोड़े अच्छे शब्द बोलने लग जाओ। आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, आप इन शब्दों को गौर करो। अब थोड़ी फिजिक्स की भाषा बोलो, फिजिक्स की भाषा। ये देखो ना क्या जबरदस्त दिख रहा है। हाँ यार, पहले 1 जूल थी, बाद में 4 जूल हो गई। पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क। कितना अच्छा उदाहरण है। फिजिक्स कितनी बढ़िया सीखी जा सकती है कि हाँ यार, इस कुर्सी को अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा हूं। वी हैव टू डू सम वर्क। वही तो चर्चा हो रही है, यही तो दिमाग में बैठाना है। आज अपन को 25 बार सोचना है, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। देख 1 से 4 हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितना मस्त है। पहले पानी की पोटेंशियल एनर्जी 0, बाद में 80,000 जूल, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। वी हैव टू डू सम। अब जरा सोचो, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई क्या? हाँ, पहले सारे ब्लॉक अलग 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 जमीन पे थे, अब सब एक के ऊपर एक आ गए, क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं। अब थोड़ा ध्यान से रखना, अभी पहले की पोटेंशियल 0 मत मान लेना, क्यूबिकल है। देख अभी कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, ऊंचाई, ऊंचाई होगी। देखो L/2 होगी ऊंचाई सेंटर मास की। सभी का मास m है। कोशिश करो, अच्छा सवाल है। सभी का मास m है, n ब्लॉक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पहले, ये बाद में। कॉपी लाइए ना, अभी जाते दे देना मुझे। हाँ जी, करें, चलो कोशिश करते हैं। डायग्राम बना लो। सोचो कि पहले मुझे क्या करनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। सोचना भाई, सब सिखा दिया तुझे 15 मिनट में। एमजीएस लगाना है, यू इनिशियल निकालनी है, यू फाइनल निकालनी है। अब अलग अलग सवाल क्यों आते जा रहे हैं? दिमाग सोचना सीखता है, यही तो है। फिजिक्स कहां बदल रही है, दिमाग सोचना सीख रहा है। चलो बोलूं भाई, किसी का आया आंसर? देखो
चलो इसकी पोटेंशियल जी इसकी बताओ, सेंट्रोमास, सेंट्रोमास बताओ। ये बढ़िया लगता है ऐसे, सेंट्रोमास L/2, सही है। बोलो इसकी पोटेंशियल जी लिखो, कोशिश करो। M G H इंटू N है, N, दो होते दो से गुणा करते, चार होते चार से करते, N है। बता UI किसका गलत है, सही कर लो, कोई शर्म नहीं है, देख लो, लिखना सीखो, बड़े हो जाओ। MGH, H किसका, सेंट्रोमास का, ऐसे N ब्लॉक हैं तो N से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। U फाइनल में मजा आएगा, U फाइनल में मजा आएगा। देखो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, कोशिश करना। L होती तो L/2, 5L होता 5L/2, ये लंबाई NL है, NL जाएगी ना, सबके ऊपर एक 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 रखते जाओगे तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, सेंटर ऑफ मास जाएगा प्यारे NL/2। क्या पकड़ पा रहे हो क्या, ऐसे सोचो, अगर रॉड की लंबाई L होती तो सेंटर ऑफ मास L/2, 3L होती 3L/2, NL है NL तो NL/2। अब इसकी पोटेंशियल लिखने में मजा आएगा, UF M M M नहीं NM, NM, एक का M, दो का 2M, 3 का 3M, 4 का 4M, 10 का 10M, N का NM, G इंटू HCOM, तो NM G SCOM NL/2, तो N स्क्वायर MgL/2। देख UF ये आनी चाहिए। हर सवाल आपको खुश करता जा रहा है, हर सवाल आपको सोचने को मजबूर कर रहा है। फॉर्मूला तो सबके पास वही है, वर्क डन बाय अस बराबर डेल्टा यू। 25 बार बोलना है, 9 बार बोल चुके, 16 बार और बचा है, इतने में क्लास ही खत्म हो जाएगी। वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। अब बता डेल्टा यू कैसे आएगा, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू N स्क्वायर MgL/2 माइनस NMgL/2, कॉमन ले लो, NMgL/2 N-1। बोलो बनी बात। और थोड़े सवाल की वैरायटी बदलते हैं, अगला लिखो। अब कितने क्वेश्चन हो गए, 50 हो गए। क्लास नोट्स में किसी नंबर नहीं डालते हो कोई, कितने, चलो कोई बात नहीं।
अब एक चैन है जो L/3 लटकी हुई है, अब इसको खींच के वापस कहां लेके आना है, पूरा पूरा टेबल। प्रश्न आप ऐसी तैसी कराओ, आप तो जनरल बातें बताओ। क्यों वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी ना, कुछ हिस्सा भी लटका हुआ है, अभी सारा हिस्सा कहां जाएगा, टेबल पे। आप पिछले 3 सालों से क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है, वर्क डन बाय अस। अब ध्यान से देखिए, सवाल अच्छा है। 3 प्रश्न कराऊंगा बैक टू बैक एक जैसे। पहले ये समझेंगे, ये थोड़ा कम आएगा, दूसरा बेहतर आएगा, तीसरे तक आते आते एकदम मक्खन हो जाएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखो। प्रश्न दिख रहा है आपको? पूरी चेन की मास है m, पूरी चेन की लंबाई है l, कितना हिस्सा सस्पेंडेड है, L/3। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा और ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा और ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। सबसे पहले रेफरेंस लेवल, mgh मत बोला करो, आदत डाल लो कि mgh बोलते समय हमेशा क्या लिखना है, रेफरेंस लेवल। पहला स्टेप रेफरेंस, ये मैंने टेबल को क्या माना, रेफरेंस। देखते जा बच्चे, मजा आएगा। रेफरेंस लेवल तो बता, जो हिस्सा टेबल पर है, जो हिस्सा टेबल पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दे। जो हिस्सा टेबल पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ, क्यों? क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल वही तो है। जमीन को अगर रेफरेंस लेवल मान लोगे तो जमीन पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। बोली हाँ है क्या? अब इसकी देखनी है, तो पहले तो फॉर्मूला 1 में चल रहा है mgh, mgh तो पहले तो रटा हुआ लिख दिया mgh, ये रटा हुआ लिखा। अब इसमें वैल्यू डालो सवाल के अनुसार, मजा आएगा। m मास, क्या पूरी चेन लटकी हुई है क्या? नहीं, L/3। तो सिमेट्री से L लेंथ का मास m, तो यूनिट का m/l, तो L/3 का m/l इंटू L/3, m/3। ये तो आप यूनिटरी मेथड से बता सकते थे सीधा ही, ओरली। L लेंथ में m है तो L/3 में m/3, L/5 होती m/5, L/n होता m/n, यूनिटरी से आ जाए सीधा। चलो अब इसकी पोटेंशियल लिख रहे हैं, संभालिएगा इसको, है ना, संभालिएगा। माइनस, पूछे माइनस क्यों? रेफरेंस से नीचे है। आज तक आपने सब रेफरेंस से ऊपर ही देखा है, इसमें जो हिस्सा है वो रेफरेंस से, तो माइनस आएगा। m नहीं, m नहीं, m/3, क्योंकि जो हिस्सा लटका हुआ है वो m/3। g का g, SCO में तो मजे आ जाएंगे, L/6, L/6, क्योंकि अगर L लंबाई होती तो L/2, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में, L/3 का आधा, L/6। भाई साहब एक एक में मजा है, एक एक। ये क्या कर दिया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया ये, राष्ट्रीय ध्वज। ये देखो आप, 15 अगस्त आ रहा है, तैयारियां शुरू कर दी। 15 अगस्त तैयारियां शुरू कर दी। देखो आप, m/3 मास, m/3, g की जगह g, L/3 नहीं, L/6। रटा हुआ चल रहा है mgh, रटा हुआ चल रहा है mgh। माइनस साइन बताओगे? माइनस साइन, बहुत बढ़िया। तो माइनस का mgl/18, ये तो प्यारे क्या आ गया, ui। तुमने ui में समय लगा दिया ना, uf में एग्जामिनर कहेगा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरी चेन टेबल पे आ चुकी है, उसको भी पता है सवाल ऑब्जेक्टिव है, पूरी चेन टेबल पर है, रेफरेंस लेवल तो वही चलेगा। बताइए अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, बाद में पूरी चेन टेबल पर है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, uf माइनस ui 0 माइनस mgl/18 प्लस का mgl/18।
बहुत ही पॉपुलर सवाल, बार बार पेपर में आया हुआ है, आना चाहिए। अभी 2 बार और बताता हूं अलग अलग करके, याद आ जाएगा अच्छे से। तरीका पकड़िए, मैं तो एक कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ जाता है और उस पे क्या करने काफी सारे सवाल। ये तरीका होता है सबसे, एक कॉन्सेप्ट सिखाओ, उस पे सारे वैरायटी के क्या कर लेने चाहिए सवाल, अपने आप धीरे 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 दिमाग पक्का हो जाता है। आज तो मंगलवार के दिन केवल एक ही बात, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, सब बोल लें, मिलकर बोल लें, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। M/3 की फील आ गई आपको? जल्दी आइए फटाफट, 2 क्वेश्चन और देखेंगे फिर स्प्रिंग पे आएंगे। चले, जल्दी आ जाओ। अब अगला खुद करना, L/5, फिर एक जनरल रिजल्ट बताऊंगा। अगले सप्ताह 2 छुट्टी हैं, 13 की संडे की है ही, 15 की फिर आ जाएगी एक दिन छोड़कर ही, 2 दिन है। खूब पढ़ाई करिए, मजे खूब करिए, कोई मना नहीं है, फिर भी 8-9 घंटे पढ़ाई की जा सकती है भाई। ये ऐसे समय है जो बैकलॉग हटाने के हैं और सिर ऊपर करके आगे बढ़ने के हैं। सर बिल्कुल पूरा पुराना तैयार है, 4 घंटे लगेंगे, NLM की कॉपी ली, पन्ने पलटते गए, जो सवाल कठिन लग रहा है उसको करते गए, सॉल्यूशन से जो समझ में आ रहा है उसको ओके करते गए। 3-3.5 घंटे में आपको लगेगा मेरा पूरा NLM रिवाइज। एक दिन में कोई केमिस्ट्री का पुराना टॉपिक, एक दिन में बॉटनी जूलॉजी, 3-3 घंटे के स्लॉट। आपको खुद को लगेगा यार मेरी पुरानी चीजें साथ चल रही हैं, तभी मजा है। पुराना जिसने रिवीजन किया है वही आगे बढ़ेगा, वही जीतेगा, ये बात तय है। रिवीजन की ताकत है सारा खेल, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। अगला अगला खुद करना, यही अब मैं L/5 में है, मौखिक थोड़ा सीधे सीधे स्टेप लिखते करो। अब इतना नहीं चाहिए अपन को, ये L/5 पूरी चेन को टेबल पे खींचने में कार्य करना है। वर्क डन बाय अस, चौथा 5वां सवाल है, 5वां। चलो करो, अच्छे से करो, तुक्केबाजी नहीं, रेफरेंस लेवल मानो, रेफरेंस लेवल मानो, काम अच्छा करो। हाँ जी, बताओ। यू इनिशियल पहले लिख दिया, MGS सेंट्रोमास रटा हुआ, बोलो सही है। अब खुद सोचो, L/5 का मास डायरेक्ट बोलो ना, M/5, बड़े बच्चे हो गए ना। L का M है, L/2 का M/2, L/3 का M/3, L/5 का M/5। माइनस क्यों बताओ, रेफरेंस लेवल, वहां लिखो रेफरेंस लेवल, 5 बार लिखोगे तो आदत पड़ेगी, 5 बार लिखोगे तो आदत पड़ेगी। टेबल को रेफरेंस मानना है, पूरा सेंटेंस मन में बोलो, क्योंकि जो हिस्सा लटका हुआ है वो रेफरेंस लेवल से नीचे है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी उसकी माइनस है। पूरा सेंटेंस मन में सोचने में दिक्कत क्या है, मजबूती आती है कि जो हिस्सा चेन का लटका हुआ है वो टेबल से नीचे की तरफ है, तो -m नहीं
m/5 g। सेंटर मास बताओ, सेंटर मास L/10, तो -mgl/50। uf तो पता ही है 0, वर्क डन डेल्टा यू, uf 0। वर्क डन बाय। अब एक जनरल इसका रिजल्ट जो किताबों में दे रखा होता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही ड्राइव कर रहे हो। एक एक सवाल के लिए फॉर्मूले मत बनाइए, इसके लिए याद कर लेते बच्चा, भी आ जाएगा mgl/2n²। पर किसी एक सवाल के लिए ट्रिक याद नहीं की जाती, किसी एक पर्टिकुलर सवाल के लिए एक एक फॉर्मूला थोड़ा याद करते हैं। समझ लिया, आप देखो दूसरे सवाल में आपकी स्पीड बढ़िया बन गई, जब ये 4-5 बार रिवाइज हो जाएगा एग्जाम में वैसे ही 1 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला रटो, उसको बॉक्स बनाओ, शॉर्ट ट्रिक रटो, फायदा क्या? तरीका आप सीख गए, और ऐसा तरीका है जो आराम से 1 मिनट में मैनेजेबल है। तो काहे के लिए हर एक सवाल के लिए एक नई ट्रिक बनाई जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। L/n हिस्सा लटका हुआ है, करिए कोशिश। L/n हिस्सा लटका हुआ है। बच्चों एक बार चैट बॉक्स से बताओ, क्या अब लैगिंग की समस्या है क्या? कल टेक्निकल टीम से मैसेज आ गया था कि हमने पूरा इंप्रूव कर दिया है सॉफ्टवेयर, और अब जो भी कंप्लेन आएगी हमें सीधे बताएं। तो प्लीज बच्चों आज बताओ, सुबह से 6:45 से अभी तक लैगिंग हो रही है क्या? सब दिखाई दे रहा है, साफ सुनाई दे रहा है? मुझे एक बार बच्चों चैट बॉक्स में बताओ, ताकि हम आगे सही फीडबैक दे दें टीम को, और टीम उसको बिल्कुल और इम्प्रूव कर सके। एक बार चैट पे बता दो। आज नहीं हुआ सर, नो सर, नो सर, मस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर, आज ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आया क्या? पक्का? देख अब अच्छे से हो जाएगा। देखो L/n, अब इसका सेंटर ऑफ मास बोलो थोड़ा सा, कोशिश करो। L होता तो L/2, L/3 होता तो L/6, L/5 था तो L/10, L/n का L/2n एस सेंटर ऑफ मास। हाँ हाँ, L/n का मास, L/n का मास m/n। रेफरेंस लेवल दिखाओ, रेफरेंस लेवल दिखाओ। अब बताओ जो हिस्सा है वो रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो माइनस m नहीं, m/n g SUM, तो u इनिशियल माइनस mgl/u फाइनल 0, वर्क डन प्लस बोलो। सही है? पक्की बात? देख लो 5 सवाल मेरे हिसाब से समझ में आ जाने चाहिए।
12-15 बार बोल लिया, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, 15 बार अभी बचा हुआ है, टाइम भी बचा हुआ है, 5 सवाल और आएंगे अभी। लिखो नीचे लाइन चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मास, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मास, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मास। एक बार बहुत पहले सवाल आया है ऐसा, अभी तो काफी समय से नहीं आया है। एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, 20 किलो की पानी उसमें भरा हुआ है, बाल्टी को आप ऊपर ले जा रहे हो और पानी लगातार बाल्टी से एक छेद से बाहर निकलता जा रहा है, यूनिफॉर्म रेट से पानी क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। और जब आप इसको 10 मीटर ऊपर रह गए तो पानी इसमें करीबन 6 किलो बचा। ये पहले था और ये बाद में, पानी इसमें से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। आपको पूछा गया है वर्क डन बाय अस बताओ। अगर ये केवल एक पार्टिकल होता, केवल एक पार्टिकल, एक नया प्रश्न अलग से देखो, अगर ये एक पार्टिकल होता, प्लीज सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, पहले पार्टिकल जमीन पे था और बाद में अगर ये ऊंचाई पर होता तो क्या करते, वर्क डन यू आई बोलो 0, यू एफ बोलो mgh, तो वर्क डन यू एफ माइनस यू आई mgh। बताओ क्या ये बात सही है? ये तो क्या था, पार्टिकल था, परंतु यार इसका जो मास है ना वो तो लगातार चेंज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यूनिफॉर्म से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस केस में मास नहीं, एवरेज मास काम में लिया जाता है। एवरेज मास का मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2। इनिशियल बताइए 20, फाइनल 6 बटे 2, 26 बटे कितना, 13। अब लगा दें एम जी एच, एम नहीं एम एवरेज, एम एवरेज 13, जी 10, एच 10, यू फाइनल 1300, लिख लीजिए। बहुत पहले एक बार एम्स में प्रश्न आया हुआ है कि बाल्टी से पानी लीक कर रहा है, तो इस केस में हमेशा क्या लिया जाता है, एवरेज मास। एवरेज मास कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2। कितना उत्तर आएगा, आज फिर 15 सवाल करने हैं और अच्छे से पहले क्लास नोट्स पढ़ने, 15-18 सवाल बना लो बस, रोज बना के आओ, चेहरे पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपको मजा आएगा कि नहीं सर क्लास की सारी बातें समझ में आ गई, अब न्यूमेरिकल कर लिए। न्यूमेरिकल का फोबिया हटाना ही पड़ेगा, कुछ कुछ काफी बच्चों का हट गया है, क्योंकि पिछले 14 जून से 14 अगस्त तक 2 महीने में हमारे पास 300-400 न्यूमेरिकल का सपोर्ट आ गया है। अगर आप बेसिक मैथ्स से देखो तो बेसिक मैथ्स, वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी खत्म होने को हो रहा है, 400 से 450 न्यूमेरिकल का सपोर्ट आ चुका है हमारे पास। तो धीरे धीरे वो फोबिया हटेगा, और एक महीना निकलेगा ना, सेंटर मास मोमेंटम, कॉलिजन, सर्कुलर, रोटेशनल, और आप अच्छे हो जाओगे। सोचिए अगर मास होता तो मास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एमजीएच घटा दिया, परंतु अगर लगातार मास चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या लिया जाएगा, एवरेज मास। यही होमवर्क लिख लो बीच में ही, यही इस सवाल के नीचे ही, ताकि कॉपी पढ़कर वो काम करने का मजा आए, यही लिखो
एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 47 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 61 62 63 64 65 66 67 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 55 51 गिनो 12 हो गए सब। एक्सरसाइज नंबर 3 सवाल नंबर 5वां सवाल नंबर 8वां सवाल नंबर 16वां। बोलिए ठीक है, बस ये 15 करके आइए। 15 सवाल में बोले तो ज्यादा से ज्यादा 3-3 मिनट भी लगाओगे, 45 मिनट 40 मिनट बस, पर आप करके आओगे ना, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि मैं सवाल की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, अटेम्प्ट कर रहा हूं। वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ग्रेजुअल प्रोसेस करते चलोगे, चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। चलो बढ़ू आगे, लिखें, हैंग डालिए आगे। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, work done in stretching a spring। इसके अंदर पहला ए पार्ट लिखें, इसके अंदर ए पार्ट लिखें लाइन चेंज करके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखें स्प्रिंग है, स्प्रिंग से डरो मत, खूब सवाल करें, और 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, केवल स्प्रिंग स्प्रिंग के सवाल करेंगे, और अगले 10-12 दिन में अलग अलग चैप्टर में। तो स्प्रिंग का फोबिया हटाना है, बच्चे स्प्रिंग से लेकर भागते हैं, पर स्प्रिंग का फोबिया हटेगा, अपने आप बातें और बढ़िया होंगी। डरने का नहीं है, सवाल से लड़ने का है, डर के भागना नहीं है। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। आशीष सर ये डॉट 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 क्या खींचते हो? ये मतलब है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पर रेफरेंस लेवल हम मानते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रो में जब सर पढ़ाएंगे तो बोलेंगे जब चार्जेस इनफाइनाइट दूरी पर हैं तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना गया है, 0। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, ये फिजिक्स के शब्द है कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम अर्थ को क्या मान रहे हैं, रेफरेंस, वहां से ऊंचाइयां नापते हैं। अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ नेचुरल लेंथ पर रेफरेंस लेवल माना जाता है, और इस समय स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है, 0। जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो जब चार्जेस इनफाइनाइट दूरी पर होते हैं उस समय उनकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है, 0। फॉर्मूले अलग होते हैं, सवाल करना अलग होता है, एक बेसिक थॉट, वो थॉट डेवलप होता है ना, चीजें समझ में आती हैं, प्रश्न करने का आनंद आता है, क्या है मुझे चीजें पता चल रही हैं कि नेचुरल लेंथ पर है, उस समय इसका रेफरेंस लेवल कितना माना गया, 0। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वास्तव में ये स्प्रिंग प्लस ब्लॉक इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। क्या बात क्लियर है? आइए मस्ती बिंदास देखिएगा। अब आपने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच कर दिया, x। एक छोटा सा पॉइंट रिवीजन करने के लिए,
एलोंगेशन या कंप्रेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से नापा जाता है। एलोंगेशन या कंप्रेशन हमेशा नेचुरल लेंथ। कितना खींचा कितना दबाया, क्या बात क्लियर है? अब मुझे रटा हुआ है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। वर्क डन कंजर्वेटिव कौन है यहाँ पर? स्प्रिंग फोर्स। डेल्टा यू को खोलो, यू एफ माइनस यू आई। स्प्रिंग का वर्क डन लेक्चर नंबर 3 हाफ के, माइनस नहीं गलत बोला बच्चा, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ। गलत आवाज आई बीच में, माइनस माइनस नहीं है, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एफ। एक्स आई बताओ, एक्स आई इनिशियल नो एलोंगेशन नो कंप्रेशन 0, एक्स एफ एक्स माइनस यू इनिशियल 0 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, रटा हुआ होना चाहिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, समझा देते हैं कैसे आया। बाकी तो अब सीधा जैसे mgh याद है वैसे स्प्रिंग की याद होनी चाहिए, सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर। और क्या, कंप्रेशन करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। बेटाऊं तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बोल लो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बातें समझो, रेफरेंस लेवल। और अच्छा लिखो, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ, अब एक शब्द बच्चा बोला नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल कोई शब्द ही नहीं होता, नॉर्मल लेंथ मुंह से जो आया वही बोल दिया, नॉर्मल लेंथ नेचुरल लेंथ होता है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ, अच्छे फिजिक्स शब्दों का ही तो खेल है भाई, अच्छे शब्द बोलते हैं दिमाग उसी हिसाब से सोचता है। नेचुरल लेंथ पर वो तो ऊपर लिख दिया ना देख, वो तो समय की कमी के कारण, वास्तव में तो वो सच वो लिखा हुआ है बॉक्स में ऊपर। और क्या, जैसे ब्लॉक की होती है, वास्तव में ब्लॉक की थोड़ी ना होती है, ब्लॉक प्लस अर्थ होती है। फिर ये भी कहा ना कि मैं खुद आगे भविष्य में क्या बोलूंगा, ब्लॉक की, क्योंकि इतना बोलना हमें समय लगता है ना, वास्तव में तो होता वो ब्लॉक प्लस अर्थ है। तो स्प्रिंग के नहीं है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक की, पर तू खुद भी स्प्रिंग प्लस ब्लॉक नहीं बोलेगी, तो धीरे धीरे क्या बोलेगी, सिर्फ स्प्रिंग। बोले आगे बढ़े क्या? चलिए अब इसका बी पार्ट लिखो, वर्क डन in stretching a spring from natural length. अब परेशान नहीं होने का, बहुत ज्यादा फॉर्मूलेबाजी नहीं, पेन अंदर साइड में। लॉजिक क्या है सर, अपने तो वर्क चाहिए, स्प्रिंग को खींचने में वर्क करना पड़ेगा, जिस प्रकार ब्लॉक को उठाने में वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। फिर 15 बार बोलने का मौका आ गया, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। ये तो मैं इनके यू याद थे, एमजीएच, उसी फंडामेंटल पे स्प्रिंग की याद करो, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे, सर मुझे पहले की एनर्जी पता हो, खींचने के बाद की पता हो, तो वर्क डन आ जाएगा डेल्टा यू। क्या बात समझ पा रहे हो? वो लैंग्वेज ऐसी आएगी
एक स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींचने में वर्क बताओ, एक स्प्रिंग ऑलरेडी 5 खींची हुई है, उसको 10 और खींचने में वर्क बताओ, तो अपने परेशान नहीं होना। पहले आप सुनो सीधा, ब्लॉक को उठाने में क्या वर्क करना पड़ता था? बिल्कुल। ये रहे सवाल, देख इतने सारे, ये सब यही तो थे। एक ब्लॉक लेटा हुआ था, उसको खड़ा करा, वर्क करना पड़ा, पानी को भरना पड़ा, फिर ब्लॉक्स को, किताबों को एक के ऊपर एक जमाना पड़ा, चेन को खींचना पड़ा। मुझे तो सारे सवाल एक जैसे लग रहे हैं, सब में एक ही तो है। वास्तव में अगर एक लाइन बोलनी हो, इन सभी प्रश्नों में मैंने पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? वर्क। स्प्रिंग में लगा, ये बात मजा आ जाएगी। स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ पे थी, पोटेंशियल एनर्जी 0, खींचूंगा या दबाऊंगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वी हैव टू डू सम वर्क। सभी प्रश्नों का एक ही तो आधार चल रहा है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, देन यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता है। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? चलिए अब देखना, मजा आएगा। वर्क डन, ये कौन सा वर्क डन है? वर्क डन बाय अस। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, मजा आ जाएगा। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। अब मैंने इसको या तो खींच दिया या दबा दिया। लेट सपोज दबा दिया, ये एक्स दबा दिया ब्लॉक को। सभी लोग बोर्ड पे देखें, यूआई बताएं, यूआई 0, यूएफ हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय अस। फिर तेरी याद आई, वर्क डन बाय अस, डेल्टा यू को खोलो, यूएफ माइनस यूएफ हाफ के एक्स स्क्वायर, यूआई 0। अगर बहुत अच्छे फंडामेंटल हो जाए ना, तो फिजिक्स एक केक वॉक की तरह है, बहुत आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो। अगर बस चीजों को आपने बहुत दिमाग पे अच्छे से बैठा लिया, कॉन्सेप्ट्स बढ़िया समझ लिए, सवाल पढ़ते ही दिमाग स्ट्राइक करता है, फ्लैश करता है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। पर उसके लिए उतनी घर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स बहुत सिस्टमैटिक, आप फुल ऑन फुल की तरफ बढ़ सकते हो। वर्क डन बाय अस हाफ के एक्स स्क्वायर, पर ये कब? जब आपने उसको नेचुरल से खींचा है। पर जरूरी थोड़ी ना है हर बार नेचुरल से हो। ऑलरेडी मान लो वो एलोंगेटेड है, लेट सपोज एक्सआई ऑलरेडी एलोंगेटेड है, और आपने उसको खींचकर एक्सेफ कर दिया। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? ऑलरेडी स्प्रिंग पहले से ही खींची हुई है, जैसे ब्लॉक ऑलरेडी हवा में था तो उसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब आपने और इसको ऊंचाई पे ले गए तो वैसी बात हो गई, स्प्रिंग खींची हुई थी और खींच दिया। परेशान नहीं होना, केवल एक ही बात, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, इनिशियल लिखूंगा फाइनल लिखूंगा। अब बता, क्या इनिशियल 0 होगी? कितनी होगी? हाफ के एक्स आई स्क्वायर, यूएफ हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, यूएफ माइनस यूआई हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। और सर ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब उल्टा फॉर्मूला आ गया। अरे उल्टा तो आना ही था, क्यों आना था जरा सोच। वर्क डन बाय अस और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव उल्टा ही तो होते हैं। वर्क डन बाय अस में प्लस डेल्टा यू आता है, जबकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव में तुम कंफ्यूज हो रहे हो आधी अधूरी जानकारी से, बाकी तो कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। देख कहां है कंफ्यूजन, देखना, दो बार अलग अलग बातें बोल रहा हूं। ये mg ऊपर ले गए, mg के द्वारा किया गया वर्क डन माइनस का mgh, एक्सटर्नल एजेंट ले जा रहा है ऊपर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, प्लस का फोर्स भी ऊपर, h भी ऊपर, और f की जगह mg। देख ले दोनों में साइन का अंतर आ रहा है ना। तुम परेशान हो रहे हो, अरे यार सर ने उस दिन अलग लिखाया था आज अलग लिखा है। सर अलग अलग मैं नहीं पढ़, अरे सारे फॉर्मूले सही है भाई, सब सही है, तू परेशान हो रहा है। वो स्प्रिंग का वर्क था, और आज किसका वर्क है? अस, इसलिए माइनस का अंतर आ रहा है और ये फॉर्मूला उल्टा हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये देखना, ये तो होना ही था। ये पहली स्लाइड यही थी, आज पहली स्लाइड यही थी।
यही तो फिजिक्स में मजा है। कोई एक्सेप्शन कहाँ है? कोई एक्सेप्शन कहाँ है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय में हमेशा एक माइनस प्लस का अंतर आता है, हमेशा आता है। जितनी बार देखेगा उतना खुश होता जाएगा, यार हमेशा ही आता है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। तो जो पहले पढ़ाया था 5 दिन पहले वो वर्क डन बाय स्प्रिंग था, आज जो लिखा रहे हो वो वर्क डन बाय अस है, तो दोनों में तो माइनस का अंतर था ही, इसलिए वो फॉर्मूला अंदर ही अंदर पलट गया, अंदर ही अंदर फॉर्मूला पलट गया। नहीं आ पा रही बात मेरी? क्या मैं आज तेज बोल रहा हूँ क्या? चलो लिख लो। सर कौन सा याद करूं, ये है ये ज्यादा अच्छा है, इससे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। सोच, मैं कह रहा हूं नेचुरल लेंस से खींचना है। अच्छा नेचुरल लेंस से खींचना है, मतलब पहले वो नहीं खींची हुई, एक्स आई को क्या कर दे, 0, खत्म। बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं रटने पड़ते भाई, 5-7 बातों से पूरा चैप्टर ऐसे चलता है मक्खन। इसलिए आपको एनएलएम फ्रिक्शन बहुत तरीके से हमने पढ़ाया, ताकि आप चीजें आप अच्छे लेवल पे समझ सको, हम तेज भाग सकें, अच्छे प्रश्न कर सकें। डब्ल्यूपी में आपने देखा हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, अच्छे अच्छे सवाल बढ़ा दिए। सेंटर मास मोमेंटम कॉलिजन में आप देखना और चीजें अच्छे लेवल पे जाएंगी। बताऊं? जल्दी आओ। अब सवाल की लैंग्वेज बड़ी ऊटपटांग आती है, पर घबराने का नहीं, अपने फॉर्मूले पे बने रहोगे सारे सवाल सही होंगे। केवल अच्छे से याद करो, वर्क डन जब भी पूछेगा मुझे एक्स आई चाहिए और एक्स एफ चाहिए, इसका पूरा सेंटेंस बोलो, ये कौन सा वर्क डन है? एक ऐसी स्प्रिंग जो कि पहले से खींची हुई थी, उसको और खींचने में वर्क डन। एक्स आई और एक्स एफ देख ये कौन सी लाइन से नापे गए, नेचुरल लेंस, हमेशा नेचुरल लेंस। छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये एकदम क्लियर होंगी, प्रश्न नेक्स्ट लेवल पे समझ में आएंगे आपको। कल पूरे दिन न्यूमेरिकल कराऊंगा और कल ही शुरू कर दूंगा पावर। पहले चला था 4-5 दिन वर्क वर्क वर्क, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर उसके बाद हम आए काइनेटिक एनर्जी पर, फिर चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग का वर्क डन, यही पढ़ रहे हैं। अब आ जाएगा साहब कल से पावर। 3 हिस्से हैं चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पूरा हो गया 4 से 5 लेक्चर, एनर्जी चल रहा है 4 से 5 लेक्चर, पावर चलेगा 2.5 से 3 लेक्चर। तो ये पूरा हमारा शनिवार तक आते आते बहुत बढ़िया लेवल पे खत्म हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट हमेशा नेचुरल लेंथ होता है, आप चेंज करो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो वहां घटा रहे हो, घटाने पे वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आंसर में चेंज नहीं आएगा कभी भी, डेल्टा यू हमेशा वही रहता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लेवल, एक बार बताया था आपको, याद हो तो। एक बार आदमी यहां था, फिर एक बार यहां था, डेल्टा यू दोनों केस में क्या आया था, सेम आया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए। अब 2-3 प्रश्न देखिए, धमाधम धमाधम चीजें और अच्छी समझ में आएंगी। एक स्प्रिंग है, उसका के दे रखा है 10⁻³ वर्क डन in stretching the spring 3 centimeter from natural length। दूसरा, work done in stretching the spring
एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर। ये बस शब्द ही हैं जो आपको परेशान करते हैं, एक बार सीख लिए ना फिर तो ऐसे दौड़ने लग जाओगे। सवाल बना लो, लिख लो। घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन में उतरना है, सब जीतोगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और खुश रह के पढ़ाई करो, क्वेश्चन बनाओ, अच्छा पैशन के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। कंपैरिजन मत करो, खुद का खुद से फाइट है, रोज अपन को कल से बेहतर होना है। चल पहले तो मुझे बता, तेरे क्या ये चमक रहा है वर्क डन? बोले तो ये वर्क डन बाय अस है, ये चमकना चाहिए। 15 मिनट बचे हैं, 7 बार बचा हुआ है 25 में से, 25 बार का प्रॉमिस किया हुआ था। वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, अरे बोलो शर्माओ मत, वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस, पूरी क्लास की बोलेगी तभी काम चलेगा। वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस, डेल्टा यू। अब बताओ, स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल, फ्रॉम नेचुरल, तो वर्क डन बाय अस, स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस, बताओ फ्रॉम नेचुरल एक्स आई, क्योंकि नेचुरल से खींचना है, कितना खींचना है 3, खत्म। सेंटीमीटर में है बेटा, मीटर में कर लेना, 10 की पावर -2। अब वैल्यू डाल दो, हाफ के कितना 10 की पावर 3 एक्स एफ 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स आई 0, तो हाफ 10 की पावर 3 9 इंटू 10 की पावर -4, तो 9/2 4.5 0.45 जूल। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना, स्क्वायर भी करना। अब दूसरे पार्ट में मजे आएंगे, दूसरे पार्ट को ध्यान से करो, खुद दूसरे को खुद ध्यान से सोचो। अब कौन सा लगाओगे? सेकंड, ऑलरेडी खींची हुई है, हाफ के एक्स एफ माइनस एक्स आई। अरे हाँ, अरे पानी से सही नहीं होता, दवाई से सही होता है। एक्स आई 3, एक्स एफ 3 नहीं, 3 + 3। अरे बोलो, मुझसे क्यों चिल्ला रहे हो, खुद ही बोल दो। एक्स आई कितना 3, एक्स एफ 6, एक्स्ट्रा 3, तो ऑलरेडी 3 खींची हुई थी, 3 और, तो 6 सेंटीमीटर, तो एक्स एफ आ गया, ये एक्स आई आ गया, तो हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 9 गया 27 इंटू 10 की पावर -4, 27/2 13.5, और 0.135 आएगा, 1.35, 13.5 में एक कम करेंगे ना पॉइंट, 1.35। अच्छा सवाल है, एक और कर लीजिए ऐसा। क्वेश्चन क्या? हाँ तो अभी लिखाऊंगा ना नेक्स्ट स्लाइड करके, तो एकदम ऐसे होगी खुश।
ओके सर, क्वेश्चन बताओ तुरंत, अभी तुरंत बताते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये वर्क डन बाय अस है। वो भाई कह रहा है अस कौन है? अस मतलब हम। हाँ, तो वर्क डन बाय अस, ये अस कौन है? होमवर्क करके लाना। करता नहीं है होमवर्क? कर लेता है? झूठ तो नहीं? मन लगता है तेरा हॉस्टल में? चलो अगला। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। स्प्रिंग पहले से ही 5 सेंटीमीटर एलोंगेटेड है, पहले से ही। मतलब ये क्या माना जाएगा बताओ? एक्साई, एक्साई। अब कह गया है अब एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करने में वर्क डन बताओ। यहीं थोड़ा सा क्वेश्चन और लिखो, आज छोटे छोटे सवाल हैं। ईएलपी नंबर 5, ईएलपी नंबर 5, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15, ईएलपी नंबर 5 में बेटा है ना। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 3। कितने हो गए? 8। वो कितने थे? 15 8 23। 23 कर लोगे? ठीक है, 2 अपने मन से कर लेना। 25 करा दो। स्प्रिंग पहले से ही 5 सेंटीमीटर एनलोंगेटेड है। आज करना सारे प्रश्न ना जो आज पढ़ाया उसी पर है, और अलग अलग तरह के हैं, तो क्या दिमाग चलेगा, आपको अच्छा लगेगा। अरे यार मैं काफी बातें सीख रहा हूं। पहले से ही 5 है भाइयों बहनों, पहले से 5। एक्सआई कितना? 5। एक्सएफ 10। 5 और 5 और 10। के 5 इंटू 10 की पावर 3। एक्सएफ 10। एक्सआई 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 75, 75 पंजे, 75 पंजे 300 बटे 2, 18 पॉइंट फाइनल। चलो 18.75। आज का पूरा लेक्चर केवल एक ही बात पर अपन ने लॉक किया, वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस। ये देख लो आप, केवल एक ही बात सिखाई आज, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू, वर्क डन बाय अस डेल्टा यू। और उसी पर 23 सवाल और है। आप खुद सोचो ना, 23 बार आप और ये सोच लोगे, आप कितना मस्त हो जाओगे। धीरे धीरे डर हट जाएगा, ऐसे ही डर हट सकता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको में लगे कि वो शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट नहीं मिलेगा भाई। क्लियर है बात? चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होमवर्क करने के लिए पहले से ही। ये
8th स्लाइड, ये वाला। ये नहीं समझ में आया तुझे? देख मुझे बता, जब L/5 था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? नहीं, सेंटर ऑफ मास L/10। अगर L/2 होता तो L/4, L/3 होता L/6। तो सोच L/n है तो L/2 है। L/3 था, अरे क्या हुआ? कौन है? कौन चिल्ला रहा है? आओ तो, कौन नहीं बैठने दे रहा? खड़ा करो। अरे फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं। तेरे पास ही बैठेगा अभी अगले बैच में, अगली क्लास। ध्यान रखना, जगह खाली कर, इसके आसपास की तो जगह खाली करनी, खाली कर। पास वाले को आगे भेज, चेक करूंगा कैमरे से तेरे पास बैठे गए। समझ रहा है? कल वाली क्लास में बैठना है। एक बार कौन था वापस दिखाओ तो मुझे। हाँ, कल साथ बैठेगा तेरे, ठीक है? इधर हाँ बोल। टोपी 4 दिन, बुध गुरु शुक्र शनि, तुझे इसके साथ बैठाना है। तू जल्दी आएगा तो इसकी जगह रोकेगा, ठीक है? ध्यान रखना, मुझे आती याद दिलाएगा ये बात। हाँ बोल, चल हाँ बोल के हाँ से ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, L/n के L/2 बस।